लाइट शॉप का एपिसोड शुरू होता है। डिटेक्टिव वन यंग से बात करते हुए कहता है कि यह जगह अजीब लग रही है और वो जानना चाहता है कि वो दोनों कहाँ है। वन यंग जवाब देता है कि पहले वो भी यही सवाल पूछा करता था। वो अपना चश्मा उतारता है जिससे उसकी बिल्ली जैसी आंखें दिखने लगती है। जब वो वन यंग को देखता है, डिटेक्टिव की आंखें भी बदल जाती है। वन यंग चश्मा वापस लगाता है और एक पुरानी घटना बताना शुरू करता है। फ्लैशबैक में एक ढही हुई बिल्डिंग दिखती है जहां चारों ओर मलबा बिखरा है। वन यंग मलबे के बीच से रेंगता हुआ अपनी बेटी वायु की ओर जाता है जो अनकॉन्शियस है। वो उसे आश्वासन देता है कि वे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वायु कहती है कि वो नहीं निकल पाएगी, उसका पैर एक चट्टान के नीचे फंसा है। डरी हुई वायु को वन यंग शांत करने की कोशिश करता है। वो चट्टान हटाने की कोशिश करता है लेकिन हटा नहीं पाता। वायु को पास में कुछ कैंडी मिलती है। वो एक कैंडी खोलकर अपने पिता को खिलाती है और कहती है, जागे रहो। वो खुद भी एक कैंडी खाती है। वन यंग उसे नाम लेकर बुलाता है वायु और वादा करता है कि वो उसके लिए वापस आएगा। वो उसे इंतजार करने को कहता है और मदद लेने बाहर रेंगता है। वन यंग तब एक अंधेरी गली में पहुंचता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अचानक उसे दूर लाइट शॉप की रोशनी दिखती है और वो अंदर चला जाता है। वो एक चश्मा पहने हुए लेडी को देखता है जो पूछती है कि वो वहां क्यों आया है। परेशान होकर वो उसे अपनी बेटी के फंसे होने के बारे में बताता है और मदद के लिए गिड़गिड़ाता है। लेडी ठंडे स्वर में जवाब देती है कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन वन यंग जोर देता है। वो कहती है कि इसे उसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे वन यंग को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वन यंग एक लाइट उठाता है और उसे तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन तब वो लेडी मुड़ती है, अपना चश्मा उतारती है और उसे तुरंत रोक देती है। सारी लाइटें बंद हो जाती है और वन यंग जम जाता है क्योंकि उसकी नजर धुंधली हो जाती है। लेडी धीरे से उसके हाथ से लाइट ले लेती है और उसे वापस टेबल पर रख देती है और अपना चश्मा पहन लेती है। वो उसे बताती है कि उसकी बेटी की लाइट भी शॉप में है। वन यंग धीरे धीरे सच्चाई समझने लगता है। लेडी पूछती है कि उसे यह सब कैसे पता चला। सीन बदलकर उस ढही हुई बिल्डिंग पर वापस आता है जहां उसकी बेटी उसे कैंडी खिला रही थी, खुद भी कुछ खा रही थी और अपने पिता से कह रही थी कि वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तब पता चलता है कि वन यंग की मौत लाइट शॉप में ही हो चुकी थी। वन यंग को एहसास होता है कि वो मर चुका है और उसकी बेटी अभी भी फंसी हुई है और डरी हुई है। दुख से भरकर वो टूट जाता है। कुछ देर रोने के बाद थककर वो लेडी से पूछता है कि वो अभी भी यहाँ क्यों है। वो समझाती है कि उसने अपनी मौत स्वीकार नहीं की है और उसे इसे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। वन यंग अपनी बेटी की लाइट के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन लेडी कहती है कि उसकी बेटी को अपनी मर्जी से आना होगा और वो उसे लाइट नहीं दे सकती। दृढ़ निश्चय वन यंग जोर देकर कहता है कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी करेगा। लेडी पूछती है कि क्या वो सच में हर चीज के लिए तैयार है, चाहे उसे कितना भी समय क्यों न लगे। वो तब उसके सामने एक ऑफर रखती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वन यंग ने ऑफर स्वीकार कर लिया था। उसने लाइट शॉप में उस लेडी की जगह ले ली थी और तब से इंतजार कर रहा है। डिटेक्टिव अभी भी पूछ रहा है कि वन यंग ने क्या सौदा किया था और यह जगह वास्तव में क्या है। वन यंग समझाता है कि यह वो जगह है जहां हर कोई अंततः आगे बढ़ जाता है। हालांकि डिटेक्टिव अभी भी उलझन में है और कहता है कि वो दुर्घटना के बाद से सोच रहा है और समझ नहीं पा रहा है कि वो जिंदा है या मर चुका है। वन यंग उसे बताता है कि वो अभी भी जिंदा है, जिससे डिटेक्टिव हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो भूत बन गया है। डिटेक्टिव एक लाइट देखता है जिससे उसकी आंखें अजीब तरीके से बदल जाती है। वो अपने लाइटर के रिफ्लेक्शन में अपनी आंखें देखता है और वन यंग को बताता है कि उसने पहले एक भूत देखा है। वो पूछता है कि वो भूत जैसा क्यों नहीं दिखता। वन यंग समझाता है कि इस दुनिया में जिंदा लोग अजीब दिखते हैं, भूत नहीं। डिटेक्टिव पूछता है कि अगर वो अभी भी जिंदा है तो वो यहाँ क्यों है। वन यंग उसे बताता है कि यह जगह उन लोगों के लिए है जो दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट्स के कारण लाइफ और डेथ के बीच फंसे हुए हैं, जिन्होंने अपनी मौत स्वीकार नहीं की है। वन यंग अंत तक खुलासा करता है कि वे मृत्यु के बाद की दुनिया में है। अगले सीन में एक आदमी ठंड से कांप रहा है और बार बार एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुन रहा है। चिढ़कर वो बाहर भागता है और भौंकने की आवाज का पीछा करता है। आखिरकार वो कुत्ते को देखता है और उसका पीछा करता है। इसी बीच एक हॉस्पिटल में हेड नर्स स्टाफ को एक नई नर्स बॉन्ग का इंट्रोडक्शन करा रही है।
नई नर्स एक्साइटेड लगती है, जबकि बाकी थके हुए दिखते हैं। हेड नर्स यंग जी को नई नर्स को ट्रेन करने के लिए अपॉइंट करती है। यंग जी तब उसे हॉस्पिटल का रूटीन समझाने के लिए ले जाती है, जिसमें उनके पास कितने आईसीयू पेशेंट है और उनके एडमिट होने के कारण शामिल है। वो एक सीरियस एक्सीडेंट का जिक्र करती है, जिसमें कई गंभीर रूप से घायल पेशेंट्स को हॉस्पिटल लाया था। नई नर्स को याद आता है कि उसने टीवी पर एक्सीडेंट के बारे में सुना था। यंग जी उसे हर पेशेंट के पास ले जाती है और उनकी हालत समझाती है। उन्हें एक ऐसा पेशेंट मिलता है जो उसी दिन एक अलग घटना के कारण एडमिट हुआ था, लेकिन बस एक्सीडेंट का शिकार नहीं था। हम एक सर्च टीम को देखते हैं जो इस आदमी का नाम पुकार रही है, क्योंकि वे पहाड़ों में उसकी तलाश कर रहे हैं। वो आदमी फिसलकर गिर गया था, जिससे उसके शरीर का तापमान खतरनाक रूप से कम हो गया था। भारी बारिश ने सिचुएशन को और खराब कर दिया था। टीम को एक सर्च डॉग मैक्स भी मिलता है। आखिरकार वो टीम उस आदमी का शव ढूंढ लेती है, जिसे मैक्स ने ढक रखा था और बचा लिया था। मौत के बाद की दुनिया में आदमी आखिरकार कुत्ते तक पहुंच जाता है। जब वो कुत्ते को देखता है तो उसे याद आता है कि मैक्स ने उसे कैसे बचाया था और वो दुखी होकर रोते हुए उसे माफी मांगता है। कुत्ता उसके पास आता है और उसे सांत्वना देता है। हॉस्पिटल में नई नर्स पूछती है कि कुत्ते का क्या हुआ। यंग जी समझाती है कि मैक्स बच नहीं पाया। मृत्यु के बाद की दुनिया में कुत्ता आदमी को इशारा करता है कि वो उसका पीछा करे और वो आदमी ऐसा ही करता है। वो कुत्ता खुद मरकर उस आदमी को बचा लेता है। प्रेजेंट में हम हान्यू के पिता को उसकी मां के अंतिम संस्कार में देखते हैं। वो हॉस्पिटल में हान्यू की हालत के बारे में पूछने के लिए फोन करता है और नर्स उसे सूचित करती है कि वो अभी तक होश में नहीं आई है। वे उसे कहते हैं जब हान्यू ठीक हो जाएगी तब वो उसे बुला लेंगे। यंग जी नई नर्स को हान्यू को देखने के लिए ले जाती है, जो बिना किसी चोट के दिखती है। नई नर्स पूछती है कि अगर कोई दिखने वाली चोट नहीं है तो वो आईसीयू में क्यों है। यंग जी समझाती है कि हान्यू को एक्सीडेंट से इंटरनल चोटें आई है। वो उस दिन अपनी मां के साथ थी जिसने उसकी रक्षा की, लेकिन खुद नहीं बच पाई। यंग जी हान्यू को देखती है और कहती है कि वो गहरी नींद में लगती है और जब हान्यू जागेगी तो उसे अपनी मां नहीं मिलेगी। हम हान्यू को अपने कमरे में अकेले बैठकर रोते हुए देखते हैं। उसकी मां एक टूटे हुए लाइट बल्ब को देख रही है। टूटे हुए बल्ब से हम ये जान जाते हैं कि अब हान्यू की मां मर चुकी है। वो हान्यू के दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन हान्यू दरवाजा नहीं खोलती। हान्यू का लॉकेट पकड़े हुए उसकी मां चुपचाप चली जाती है, यह जानते हुए कि उसके पास अंतिम संस्कार तक सिर्फ एक दिन बचा है। अगला सीन डॉक्टरों को हान्यू की मां की बॉडी को उसके अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए ले जाते हुए दिखाता है, जो अगले दिन होना है। उसका परिवार सेरेमनी के लिए विदेश से लौटा है। इसी बीच मृत्यु के बाद की दुनिया में हम हाइवान को सेनहे के पास जाते हुए और उसके बगल में लेटते हुए देखते हैं। वो सेनहे से कहती है कि उसे बिस्तर से उठना चाहिए क्योंकि घर बहुत अंधेरा है। वो उसे सलाह देती है कि वो रोशनी वापस लाए। सेनहे जवाब देती है कि वो लॉक का कोड नहीं जानती और उसने गेट तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकल पाई। हाइवान समझाती है कि यह सच नहीं हो सकता क्योंकि लॉक पैनल बाहर की तरफ है, जिसका मतलब है कि वो चाहे तो कभी भी बाहर जा सकती है। गेट हमेशा उसके लिए खुला है। वो सेनहे से कहती है कि वो गली के अंत में स्थित लाइट शॉप पर जाए और अपनी रोशनी ढूंढे। यह सुनकर सेनहे रोने लगती है। तब हम उस अजीब आदमी को मुर्दाघर के एंट्रेंस गेट पर खड़े हुए देखते हैं। हॉस्पिटल में वापस यंग जी नई नर्स को बताती है कि यह पेशेंट सबसे लंबे समय से यहाँ है। वे दोनों बेड सोर से बचने के लिए पेशेंट की पोजीशन बदलते हैं। ऐसा करते समय नई नर्स पेशेंट के कान से निकलते हुए एक ईयरफोन को देखती है। यंग जी तुरंत उसे वापस लगा देती है और समझाती है कि उसने पेशेंट को उनकी रोशनी ढूंढने के लिए एनकरेज करने के लिए म्यूजिक बजाया था। नई नर्स सोचती है कि क्या पेशेंट सच में म्यूजिक सुन सकता है। उसी पल हम उस आदमी को म्यूजिक सुनते हुए देखते हैं। तब हम जी यंग को गली में और उसकी बास्केटबॉल को भी वहां देखते हैं, जबकि वही बास्केटबॉल हॉस्पिटल में उसके बेड के नीचे पड़ी है। नई नर्स पूछती है कि बास्केटबॉल वहां कब से है। यंग जी जवाब देती है कि यह उसका पसंदीदा खेल था, इसलिए उसने इसे वहां रखा था। हेड नर्स आती है और उन्हें एक ऐसे पेशेंट के बारे में इन्फॉर्म करती है जिसने जीने की इच्छा खो दी है। वे उसे अंतिम विदा देने जाते हैं। नई नर्स उसकी ओर ध्यान से देखती है। यंग जी वापस आती है और उसे बताती है
कि यह उनके काम का सबसे कठिन हिस्सा है और उसे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। नई नर्स तब दूसरे मरीजों को देखती है और यंग जी से पूछती है कि क्या यह नॉर्मल है या सभी कोमा में है। यंग जी समझाती है कि यह एक रेयर इंसिडेंट है। उनकी स्थिति एक एक्सीडेंट के कारण है जिसने उन्हें जीवन और मृत्यु के बीच फंसा दिया है। नर्स पूछती है कि अगर पेशेंट जीवन में वापस नहीं आते हैं तो क्या होगा, क्या वे जिंदा रहेंगे। यंग जी उसे आगे कहने से रोकती है और समझाती है कि वे या तो जिंदा वापस आएंगे या हमेशा के लिए इसी स्थिति में रहेंगे और उन्हें मृत्यु का जिक्र नहीं करना चाहिए। तब हम उस डॉक्टर और उसके सहायक को देखते हैं जब डॉक्टर ड्राइवर का नाम लिख रहा था। हालांकि सहायक को उसके लिए कोई पछतावा नहीं है। डॉक्टर कहता है कि शायद बस को रुपए की जरूरत थी। वे ड्राइवर को अंतिम विदा देते हैं और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। मृत्यु के बाद की दुनिया में बास्केटबॉल ड्राइवर की ओर लुढ़कती है। वो उसका पीछा करता है। बॉल जी यंग के पास रुकती है और ड्राइवर उसके पास आता है, यह कहते हुए कि वो कब से उसे ढूंढ रहा है और आखिरकार बास्केटबॉल के जरिए उस तक पहुंच गया है। हालांकि जी यंग को कुछ भी याद नहीं है। ड्राइवर जी यंग से उसके साथ चलने को कहता है, यह कहते हुए कि वो रास्ते में सब कुछ समझा देगा। जी यंग सोचता है वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता रहा है लेकिन हमेशा उसी जगह पर वापस आ जाता है। ड्राइवर उसे बाहर निकालने में मदद करने की बात करता है और उसे अपनी पीठ पर चढ़ने को कहता है ताकि वो उसे बाहर ले जा सके। अगले सीन में हम ड्राइवर को जी यंग को अपनी पीठ पर ले जाते हुए देखते हैं, यह बताते हुए कि वो हमेशा इस गली से गुजरता है लेकिन हैरान है कि उसने जी यंग को पहले कभी नहीं देखा। जी यंग समझाता है कि गली का वास्तव में कोई अंत नहीं है। ड्राइवर मानता है कि यह काफी डरावना है। जी यंग बताता है कि वो वहां अकेला नहीं है। उसने एक लेडी को देखा था जो मदद के लिए चिल्लाती रहती थी और बचकर भागने की कोशिश करती थी। ड्राइवर जी यंग को आगे ले जाता है। लाइट शॉप में डिटेक्टिव वन यंग से पूछता है कि उसने यह सब पहले क्यों नहीं बताया। वन यंग समझाता है कि अगर उसे इस जगह के बारे में पता चल जाता तो वो जीवन में वापस जाने के बाद भी इसे भूल नहीं पाता। जो लोग वापस जाना चाहते हैं उन्हें इस जगह की सारी यादें मिटा देनी चाहिए, नहीं तो वे टाइम और प्लेस के बारे में कंफ्यूज हो जाएंगे। वन यंग कहता है कि वो दोनों दुनिया के बीच की सीमा का रक्षक है। डिटेक्टिव कहता है कि वो अब स्कूटर की आवाज नहीं सुन सकता। जब पूछा गया कि वो उस आदमी का पीछा क्यों कर रहा था तो डिटेक्टिव खुलासा करता है कि उसने सोचा था कि वो आदमी एक हत्यारा था। वो मानता है कि स्कूटर का पीछा करने से वो लाइट शॉप तक पहुंच गया। वन यंग उसे बताता है कि शायद वो आदमी संगुन उसे वहां लाना चाहता था। डिटेक्टिव पूछता है कि वो कैसे वापस जा सकता है और वन यंग जवाब देता है कि वो एक ग्राहक है जिसे अपनी रोशनी खुद ढूंढनी होगी। तभी डिटेक्टिव अपना लाइटर जलाता है और वन यंग उसे कहता है कि वो संगुन से फिर मिलेगा। अचानक डिटेक्टिव हॉस्पिटल में होश में आ जाता है और नर्सें उसकी देखभाल के लिए दौड़ पड़ती है। इसका मतलब था कि डिटेक्टिव को लाइटर में उसकी रोशनी मिल गई थी। मृत्यु के बाद की दुनिया में हम मैक्स को लाइट शॉप में एंटर करते हुए देखते हैं। उसके पीछे वो आदमी है। जब वन यंग कुछ कहने ही वाला होता है तो कुत्ता मैक्स भौंकता है और उसे बोलने से रोकता है। आदमी एक रोशनी देखता है और उसे छूता है। इसी बीच ड्राइवर अब थककर जी यंग से कहता है कि उसे अपनी रोशनी ढूंढने के लिए अकेले लाइट शॉप जाना होगा। जी यंग हिचकिचाता है, कहता है कि उसने कभी वहां जाने के बारे में नहीं सोचा था और वो डरा हुआ है। ड्राइवर उसे समझाता है कि उसकी रोशनी ढूंढना ही अंधेरी गली से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है। जी यंग लाइट शॉप की ओर बढ़ता है। ड्राइवर आंसू भरी आंखों से पीछे से माफी मांगता है। वो जी यंग के जाते ही फूट फूट कर रोने लगता है। ड्राइवर को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो उस एक्सीडेंट के कारण बहुत दुखी है, क्योंकि उसके कारण इतने लोगों की जान चली गई और वो बाकी बचे हुए लोगों की मदद करना चाहता है। जी यंग लाइट शॉप में पहुंचता है और वन यंग उसका स्वागत करता है और बोलता है, हेलो अगेन। वो बताता है कि उसने जी यंग को पहले लाइट शॉप के बाहर देखा था और पूछता है कि क्या वो कुछ ढूंढ रहा है। जी यंग चारों ओर देखता है और कहता है,
मुझे एक रोशनी चाहिए। वन यंग रोशनी की ओर इशारा करता है और जी यंग भी उसी दिशा में देखता है, फिर रोशनी को छूने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो छूता है, वन यंग कहता है कि वो आशा करता है कि वे फिर कभी नहीं मिलेंगे। एपिसोड यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन? कमेंट्स बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना। सीरीज के फाइनल एपिसोड में मिलते हैं।